गया ससुराल। डोली में बैठी आरती के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सभी सोच रहे थे आजकल की लड़कियां भी क्या विदा होते समय इतना रोती हैं। आज का जमाना तो बाय बाय करके विदा होने का है। फिर आरती को क्या हुआ? बड़ी बहन ममता तो बार बार यही समझा रही थी कि क्यों इतना परेशान हो रही है। अच्छा ही तो है, क्या मिला है उसे इस घर से? नरक ही तो भोग रही थी अब तक यहाँ। पति का घर स्वर्ग समान होगा और ना हो तो बनाने का प्रयास करना। यही तो वह संसार होता है जिसकी हर लड़की कामना करती है, जिसको पाने के लिए व्रत उपवास करती है, कितने ही सपने संजोती है इस छोटे से संसार की, और फिर पति के घर आकर उन्हें साकार रूप देने की कोशिश करती है। पर आरती के आंसू का सबब तो कुछ और ही था। कैसे बताया वो दीदी को कि वो संसार नहीं है जिसकी उसने कामना की थी, यह वह स्वर्ग भी नहीं है जिसके लिए उसने व्रत उपवास किए थे। यह वो हमदर्द भी नहीं है जिसके कंधों पर सिर रखकर उसने अपने गमों को भूलने की कोशिश आई थी। यह वह हमसफर भी नहीं है जिसके साथ अपनी जिंदगी का सफलता के उसका वह संसार तो रुक गया है, उसका स्वर्ग से सपनों के लिए दब गया है। नहीं, वह दीदी को ये सब नहीं बताएगी। उसके दुख की अभिव्यक्ति तो उसके आंसू कर रहे हैं, जिनकी मूक भाषा पढ़ने में कोई भी समझ नहीं है। कोने में चुपचाप खड़ा राघव शायद उसके मन की बात समझ रहा था, पर वह सामने कैसे आता? आरती ने तो मना किया था। आरती को तो मालूम भी नहीं था कि राघव खंबे की ओर से उसे देख रहा है। माँ से तो कुछ भी कहने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने कभी समय भी कुछ नहीं सुना। जब दीपक के आने पर माँ तक 6 साल की माँ का आंचल छिन गया था। उसके हिस्से की लोरी माँ ने दीपक के नाम से नहीं दी थी। 10 साल की माँ रानी का एक बड़ी हो गई थी। तब वह उसे अपने गले से लगाती अपने पास सुलाती थी और फिर एक एक करके माँ की सारी जिम्मेदारियां उसकी ओर बढ़ने लगती। जो सुबह 5 बजे पानी भरने से आरंभ होती और झाड़ू पोछा, सुबह का नाश्ता, स्कूल, बर्तन साफ करना, शाम को खाने में माँ का हाथ बटाना जैसी तमाम टेढ़ी मेढ़ी पथरीली राहों से गुजरती हुई बिस्तर पर पहुंचकर ही खत्म होती। और हाँ, इस बीच उसे आरती को नहलाना, तैयार करना, नाश्ता कराना आदि कार्यों के साथ कितने ही बहाने बनाते हुए उसे माँ की डांट से बचाना भी होता था। यह सब उसकी 24 घंटे की दिनचर्या का ही हिस्सा था। 2 पुत्रियों के बाद 2 पुत्रों की जन्मदात्री का पारिवारिक दर्जा कुछ ज्यादा ही ऊंचा हो गया था, इसलिए उनका अधिकार क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा था और पिता उसी गति से असहाय होते जा रहे थे। इसलिए जब वो समाज की दृष्टि में स्वयं को हीन बनाने वाली सुपुत्रियों पर अपना कार्यभार समय समय बढ़ाती रही, तो पिता के पास उसे अनदेखा करके कार्य के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ना ही उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया एकाएक पुत्रियों के प्रति अपने कर्तव्य से वो अनुग्रह से हो गया। ताकि शाखा एक की ओर से फलती नहीं रही, दूसरी ओर से उसके निरंतर रहने का बड़े होने के साथ साथ ये सब ममता की आदत में शामिल हो गया था। आरती भी बढ़ती उम्र के साथ साथ घर के वातावरण में माँ के स्वभाव में आए परिवर्तन को समझने लगी। दीदी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने दीदी को हाथ लगाने लगी। इस तरह दीदी को थोड़ा आराम मिल जाता। रात को दोनों अपने आप को किसी न हल्की होने थी या फिर स्कूल कॉलेज की उसी बात पर हंस रही थी। मनोरंजन के नाम पर बस यही कुछ करते थे। यह जिम्मेदारी वह दीदी की शादी के बाद पर कभी कभी अपने मन की बात किसी से ना कह पाने पर वह स्वयं को बहुत अकेला महसूस करती। माँ से निरंतर बढ़ती दूरी ने वाकई उसे ऐसे में स्वयं नैनी पटने में मजबूर कर दिया था। इस बोझिल वातावरण से उसे बाहर निकालने और उसके हफ्ते बिताकर खुशी अच्छी के निहायत ही मितभाषी, योग्य और सुशील। उसके पास बैठकर आरती को लगा कि उसके सारी बातें जान ली हैं, जिन्हें दोबारा नहीं जा सकता और कॉलेज के सामने ही LIC के ऑफिस में वह काम करता था। आने का तो नहीं पर जाने का वक्त दोनों का एक ही था। मुलाकात का यूं ही कहें कि नजर मिलाने का सिलसिला भी इसी रास्ते से शुरू हुआ था। उनकी मूक भाषा में एक दूसरे के लिए कुछ ऐसा अपनापन था कि वे अजनबी महसूस नहीं करते थे। यही अपनापन उनके करीब आने का सबब भी बना। बस की धक्का मुक्की के बीच राघव का उसे बचाने में आरती को अपनी सीट मिल गई या फिर आरती द्वारा उसके लिए सीट का रूप लेना, वहीं से आरती दोनों जीत का सिलसिला। इन्हीं रोज की थोड़ी थोड़ी बातों से राघव उसके बारे में काफी कुछ जान गया था और उसके प्रति प्यार के साथ साथ कुछ सहानुभूति के बीज भी अंकुरित हो आए थे। शायद इसलिए वो आरती को ज्यादा
क्योंकि लाख मना करने पर भी वो नहीं मानी, तो बस नहीं मानी। पिता ने बेटी से बस इतना कहा, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है बेटी, तुम्हारी माँ से तो मैं यह आग्रह भी नहीं कर सकता। और आरती ने अपना सिर झुका लिया। राघव के उसके साथ भाग चलने के प्रस्ताव को उसके पिता की इज्जत के लिए हवाले में डाल दिया। राघव से हुई अंतिम भेंट के वक्त कितनी बार उसने अपने आप को सोचा था। पिता की बेबसी के आगे उसकी अपनी चाहत खो गई। राघव ने न चाहते हुए भी आरती के लिए उसकी बातें पूरी मन से स्वीकार की। विवाह में उपस्थित होने का आग्रह करने में आरती ने उसे नहीं पर उसका गम कहाँ हल्का हो पाया। राघव भी अपने आप को नहीं रोक पाया। बेटी आज से उसकी अमित के घर आरती का स्वागत बड़ी धूमधाम से। माँ ने आरती उतारी, स्नेही ने हाथ पकड़कर गृह प्रवेश कराया। सारा ही दिन ऐसे ही हंसी ठिठोली में बीत गया, पर उसकी आंखें रह रहकर पति के रूप में राघव को खोजती रही। रात को सुहाग की सेज पर बैठी अम्मा का इंतजार करते हुए उसे बहुत ही घबराहट हो रही थी। मन मस्तिष्क किसी संघर्ष की आग में जल रहे थे। वो नई स्थिति को सामर्थ्य से बिठाकर अपने आप को संभाल पा रही थी। उसका त्याग क्या उसकी तपस्या क्या, उसे कोई फल नहीं मिलेगा। और इस बीच उसने ना अपने माता पिता को याद किया और ना ही राघव को। वह अमित में या कहीं कि अमित उसमें इस हद तक समाहित हो गया था कि उससे अलग वह अपना अस्तित्व देख भी नहीं पाती थी। ऐसा ही नहीं, उसे कभी उलझनों का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसे में या तो वो अपनी बेटी से मार्गदर्शन लेती या फिर उन्हें कविता का रूप देख लेती हो लेती। पिता के पत्र से उसे मालूम हो गया था कि सागर का परिवार दुबई जाकर बस गया है। दीपक पहले ही मुंबई में बस गया था। तब तक रहने मकान की समस्या को उजागर कर यह जता ही देता था कि माँ बाप का उसके साथ रहना लगभग नामुमकिन है। कुछ समय बाद पिता के एक और खत ने उसे बताया कि अकेला घर उन्हें काट खाने को दौड़ता है और वे दोनों ही आजकल बीमार रहने लगे हैं। वह कुछ समय के अंतराल में उन्हें देखने चली जाती, पर वहाँ रहकर उनकी सेवा करना उसके सामर्थ्य में नहीं था। उसकी आवश्यकता उसके परिवार को अधिक थी। उसके बूढ़े सास ससुर भी तो उसी पर निर्भर थे। रात 10:30 बजे उसके माता पिता अपने थोड़े बहुत सामान के साथ उसके ड्राइंग रूम में बैठे थे, थके हारे टूटे हुए से। उनके कंधे झुके हुए थे। पता नहीं बेटी के प्रति अपने कर्तव्य पूरे न कर पाने की शर्मिंदगी से या बेटों द्वारा अपने कर्तव्य न पूरे किए जाने के बोझ से। सामान और उनकी हालत देखकर वह कुछ अंदाजा लगा रही थी, पर उनसे कुछ भी पूछकर वह उनको दुविधा में नहीं डालना चाहती थी। उसने थके हारे माँ बाप को गरम गरम दूध दिया और एक कमरे में सोने की व्यवस्था कर सुबह बात करने के लिए वह ऊपर चली गई। आरती ने जब अपने घर में प्रवेश किया तो अमित गहरी नींद में सो रहा था। ऐसे में उसने उसकी नींद में विघ्न डालना उचित नहीं समझा। सुबह बात करने का विचार कर वह सो गई। किसी बात से चिंतित हो उठना अथवा किसी बात को बहुत बड़ा करके बोलने की उसकी आदत नहीं थी। लड़की बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटा समझकर अपने विवेकशील मन और मस्तिष्क से उन्हें ऐसे सुलझा लेना कि घर के अन्य सदस्यों को उसका एहसास तक न हो, उसका गुण बन गया था। इसलिए असमय माँ बाप के आने से उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं हुई। सुबह जब उसने अमित को बिस्तर पर चाय पकड़ाई और स्वयं वहीं बैठ गई तो अमित की प्रश्न सूचक नजरें स्वतः ही उसके ओर उठी। अन्यथा आरती के पास सुबह इतना वक्त नहीं होता था कि पति के पास बैठकर तो बातें कर सके। आरती धीरे से बोली, रात को माँ बाबूजी आए थे। आप बोले थे इसलिए मैंने बुलाना उचित नहीं समझा। रात को
हम लोगों के बीच हंसी खुशी बिताई, कहकर उसने अमित की ओर सहमति की आशा से देखा। अमित बगल वाले बेंच पर चुप रखते हुए बोला, आरती, मुझे मालूम है जो भी निर्णय लेती हो इस बार ध्यान से लेती हो। तुम्हारे निर्णयों से हमेशा एक चीज का पता हुआ है, मुझे तुम्हारी राय दिए गए निर्णय पर आपत्ति करने का कोई कारण मुझे नहीं पता। जैसा तुम समझो वैसा करो। जब जब तुम अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए काम करना दिखाती हो, मुझे बहुत खुशी होती है। लगता है तुम मेरे दरबार में लेकर आई हो। शायद मैं सब तुमसे इतने मुश्किल काम मांगती हूँ जिसका ख्याल भी नहीं रखती। सच मानो तो तुम्हें पाकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। यह कहने की बात नहीं है, इसलिए यह बात मैं मुंह पर प्रकट भी नहीं करता, पर हृदय से सदा ऐसा ही हुआ करता। आरती ने संतोष की सांस ली। आज पहली बार उसने अपनी बेटी होने पर गर्व महसूस किया। बेटी होना सार्थक लगा उसे। जिंदगी में पहली बार उसने स्वयं को माँ के इतना निकट पाया कि वो उनकी अंतरात्मा की टीस सुन पा रही थी, उनके हृदय पर हुए आघातों के घावों को देख पा रही थी। अगली सुबह से वह उन घावों की मरहम पट्टी करने में जी जान से जुट गई। तो दोस्तों ये थी